चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको हिंदी पढ़ाया था मास्टर क्लास 1 और मास्टर क्लास 2, इसमें आपको बेसिक जानकारियां मैंने बहुत दी हुई थी। आप लोगों का बहुत प्यार मिला। हाँ, मैंने कुछ दिन वीडियो नहीं बनाया ऑफलाइन क्लास में व्यस्तता के कारण। अब जो कि हमारी ऑनलाइन क्लास आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहेंगी, डेली 1-2 क्लासें आपको मिलती रहेंगी। जैसा कि पहली क्लास में मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था और दूसरी क्लास में मास्टर क्लास 2 में संज्ञा का पार्ट 2 पढ़ाया था। आपको मैंने रीजनिंग भी पढ़ाया था और हमारे मित्र और सहपाठी रवि आपको मैथ पढ़ा रहे थे। बीच में ऑफलाइन क्लासेस व्यस्तता होने के कारण, अधिक होने के कारण, इसलिए हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाएं। अब थोड़ा समय मिला हुआ है तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लास चाहे रात में हमको करना पड़े, ऑनलाइन के लिए चाहे जैसा करना पड़े, आपको क्लासें मिलेंगी। हमारे चैनल एग्ज़ाम उदय में आपका स्वागत है। व्यू भी अच्छे आए हुए हैं, सब्सक्राइबर भी हमारे बढ़े हुए हैं। जहाँ तक हमें इतनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, मगर बहुत लोगों की मांग होने के कारण सर ने कहा कि आपने सर हिंदी नहीं पढ़ाया, हिंदी आपने वहीं पे रोक दिया। तो हिंदी हम फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि आप लोगों को हिंदी बताया था, हिंदी में आपको मैंने संज्ञा बताई हुई थी और संज्ञा में मैंने आपको बताया हुआ था कि इनके आधार पर कामता प्रसाद जी के अनुसार इतनी संज्ञाएँ होती हैं, अर्थ के आधार पर इतनी संज्ञाएँ होती हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएँ इतनी होती हैं। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको पेपर में पूछता भी है कि संज्ञा के कितने भाग होते हैं, तो वैसे भी संज्ञा के 5 भाग होते हैं, आपको यही बताना रहता है। बाकी जो कुछ पूछता है उसके आधार पर ही बताना रहता है। पूछेगा कामता प्रसाद जी के अनुसार कितनी संज्ञाएं होती हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञाएं कितनी होती हैं, तो सारा कुछ नाम देके पूछेगा। जब आपको संज्ञा पूछेगा संज्ञा के कितने भाग होते हैं, संज्ञा के कितने भाग होते हैं, तो आपको कितना लिखना है? 6 भाग होते हैं। संज्ञा 6 प्रकार की होती हैं। ऐसे ही आपको लगाना है। जो भी आपको संज्ञा पढ़नी रहती है वो अर्थ के आधार पर ही संज्ञा पढ़नी रहती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा, भाववाचक संज्ञा। पांचवा, समूहवाचक संज्ञा। ये तो आपकी संज्ञाएं हैं, 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, पढ़े भी होंगे, मगर आपको इस 20 मिनट के समय में, 20 मिनट के टाइम में आपको 5 की 5 संज्ञाएं पूरी की पूरी समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आए कि नहीं? ये संज्ञाएं आपके 5 की 5 समझ में आ जाएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और उसके बाद एक संज्ञा कहीं 2 बार लिख दिया क्या? पदार्थवाचक यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैंने समूहवाचक संज्ञा लिख दिया था। थोड़ा गलती के कारण, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। बात समझ में आए कि नहीं? गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, ठीक है ना? चलिए, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहिए तो मैं इसकी आपको परिभाषा लिखा देता हूं, जैसा आप लोग समझें। परिभाषा लिखा देते हैं तो ज़्यादा ही उचित रहेगा। आप परिभाषा के अकॉर्डिंग लिखें और तब लगाएं सवाल, तब इसको लगाएं आप। तो ये संज्ञाएं पांचों लिख लिया, तो सबसे पहले हेडिंग आप डाल दीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने संज्ञा की परिभाषा आपको पहले वीडियो में बताए थे। जैसा कि किसी का नाम संज्ञा है, मैंने संज्ञा की परिभाषा यही बताया था आपको। किसी का नाम क्या है? संज्ञा है, वन लाइनर, एक लाइन में आपको मैंने बताया था कि किसी का नाम क्या है? संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का मतलब हो जाता है आपका विशेष। व्यक्ति का मतलब क्या हो जाता है? आपका विशेष। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं, जैसे हम अमेठी से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले अमेठी ही लिख देते हैं, ये हमारे शहर का नाम है। अमेठी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद किसी का नाम लिख देते हैं, राम, गंगा, भरत, पटना, केटू पर्वत आदि। और देखते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। आप लोगों को पता भी होगा, जब किसी विशेष व्यक्ति को इंडिकेट किया जाए, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आपका नाम लेके बुलाया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कहते हैं आप प्रॉपर नाउन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप लोग कहते हैं कि आप हमारे व्यक्तिगत मैटर में ना पढ़ें, आप हमारे व्यक्तिगत मैटर में ना पढ़ें। तो व्यक्तिगत का मतलब किसके लिए हो जाता है? खुद के लिए होता है। व्यक्तिगत किसके लिए होता है? खुद के लिए होता है, स्वयं के लिए होता है। जब किसी एक वस्तु, किसी नाम को विशेष कहा जाए, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखा जाए तो अमेठी एक नाम है, व्यक्ति विशेष है। अमेठी एक शहर है, एक नाम है। तो ये मतलब एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राम एक विशेष है। नदियाँ बहुत सारी हैं, मगर हम किसी एक ही नाम लेके बात करते हैं। इसे गंगा नदी बोलते हैं, यमुना नदी बोलते हैं। तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे मैंने मान लीजिए भरत लिख दिया, भरत भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम हो सकता है, या रामायण के पात्र हो सकते हैं, वो भरत की बात हो सकती है, मगर वो किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। शहर में, शहर मैंने लिखा है पटना, आप लोग जानते भी होंगे, बिहार की राजधानी है, जो कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। केटू पर्वत हो गया, केटू पर्वत ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि मैं एक पर्वत विशेष नाम लेके बता रहा हूं। वो कौन सा पर्वत है? केटू पर्वत है। केटू पर्वत भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आप किसी पर्सनल व्यक्ति का इंडिकेट करते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। आप लोग बोलते भी हैं, आप लोग कहते भी हैं कि आप हमारे व्यक्तिगत मामले में इंटरफेयर ना करें, इसलिए इसको कौन सी संज्ञा बोलते हैं? हम दूसरी संज्ञा की बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जो कि उसका दूसरा पार्ट है। पहला व्यक्तिवाचक था और दूसरा कौन सा था? जातिवाचक संज्ञा था। इसे इंग्लिश में हम कॉमन नाउन बोलते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा और हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो जैसे कि ये दूसरा पार्ट है उसका, व्यक्तिवाचक के बाद कौन सा है? जातिवाचक। अच्छा, परिभाषा क्या लिखी हुई है ये देखते हैं। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं, अभी हम आपको समझाते हैं। नदी, पर्वत, शहर, जिला आदि। तो देखा जाए, नदी एक जाति का बोध करा रही है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर नदी बोलता है तो जो संज्ञा किसी जाति का बोध कर, जाति का मतलब यहाँ कास्ट से नहीं है, आप ये कौन से जाति के हैं उससे मतलब नहीं है, उस आपको इसकी जाति का बोध कराती। जैसे आपने भी पढ़ा था शहर, शहर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा था। अगर उसमें पूछता कि शहर, शहर जातिवाचक संज्ञा था, अगर पूछता कि अमेठी शहर तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। बात समझ में आए कि नहीं? वो कौन सा संज्ञा होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। जैसे बोला नदी, नदी एक जाति का बोध करा रही है। और नदी में अभी आपको, नदी में आपको पूछता है कि गंगा नदी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, क्योंकि इसके बहुत सारी नदियां हैं भारत में, विदेशों में, तो किसी जाति का बोध कराती है, तो इसलिए ये कौन सी संज्ञा हो जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा हो जाती हैं। अगर बोलता पर्वत, पर्वत में आप उनसे प्रश्न करते, ये जातिवाचक का उदाहरण है। अगर आप उनसे पर्वत से पूछते कि आप सर किस पर्वत की बात कर रहे हैं, कौन सी पर्वत की बात कर रहे हैं, बोलता कि हिमालय पर्वत, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। शहर, शहर में पूछते कि आप किस शहर की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी शहर का नाम बता देता है, इलाहाबाद, प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देता, अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती, और शहर बोलता तो जातिवाचक। जिला, आप किस जिले की बात कर रहे हैं, मुरादाबाद, गाजियाबाद, पीलीभीत, आप किस जिले की बात कर रहे हैं, अगर पीलीभीत बोलता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, और जिला बोलता तो आपकी कौन सी संज्ञा होती? जातिवाचक संज्ञा होती, जैसा कि आपको पता है। अगर हमको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्लियर करना है कि कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है और कौन सी संज्ञा जातिवाचक है, तो हम क्या से लगाकर हम प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं। ये ट्रिक है इसकी, हम क्या से लगाकर इसको प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि नदी, क्या और कौन से, क्या, कौन, किसको, ऐसे सारे शब्दों से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर उसका अर्थ निकल जाता है तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, अगर अर्थ नहीं निकलता है तो जातिवाचक होता है। जैसे अगर पूछता कि नदी, तो नदी तो बेटा जातिवाचक है, और पूछता कि कौन सी नदी, अगर उसका उत्तर मिल जाता गंगा, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। समझ में आया कि नहीं? पर्वत, कौन सा पर्वत, अगर बोलता केटू तो व्यक्तिवाचक, पर्वत बोलता तो जातिवाचक संज्ञा हो सकती थी। वो सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या से और कि किसको से सवाल को क्लियर करना है। समझ आया कि नहीं? आप किस जिले की बात कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं, ठीक ना? फिर आगे देखिए, तीसरा, समूहवाचक संज्ञा, तीसरा इसका भाग है। सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार को प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि इसके किसी समूह को इंडिकेट करता है, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसे कौन सा नाउन बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक, वैसे एमपी बोर्ड से इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मगर हिंदी में पूरा का पूरा वादा है, चाहे आप टेट दे रहे हो, चाहे सुपर टेट दे रहे हो, सारे में हिंदी यही आएगी, इसके बाहर से नहीं आएगी। अगर संज्ञा पूछता है तो इसके अंदर से ही आएगा।
ये नहीं कि आपको सुपर टेट के लिए दूसरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, टेट के लिए दूसरी, कांस्टेबल के लिए दूसरी। मैंने इसमें बताया, लिखा भी है वीडियो में हमारी, मास्टर क्लास। समझ में आया कि नहीं? तो जैसे देखें कि एक समूह को अगर प्रदर्शित करता है तो कौन सी संज्ञाएं कहलाती हैं? समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। वर्ग, टीम। अच्छा, टीम भी तो एक समूह है। अच्छा, मान लीजिए जैसे लिख दिया क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट में तो एक ही क्रिकेट होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए क्रिकेट टीम। खिलाड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? टीम। समिति किसे बोलते हैं? कुछ लोगों को काम करने की जो भी होती है समिति बोला जाता है, एक आयोग बनाया जाता है। परिवार, कुछ सदस्यों को मिलाकर एक परिवार बनाया जाता है। जो पुलिस, कुछ कर्मचारियों का एक समूह होता है। सेना, एक सैनिकों का समूह होता है जिसे सेना बोलते हैं। ताश, इसमें 52 पत्तों का समूह होता है, उसे ताश बोलते हैं। टी सेट में भी कप और प्लेटों का समूह होता है। ऑर्केस्ट्रा, नाचने वालों का समूह होता है, जो कि यहाँ पे पुलिस 2 बार लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, पुलिस तो पुलिस है ही है, उसका कोई जोड़ ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? पुलिस तो पुलिस है ही है, उसका कोई जोड़ है नहीं। तो इसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम आपको अगली संज्ञा बताते हैं, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। लिखते रहें, फीलिंग भाववाचक संज्ञा है, तो समूह लिखा हुआ है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फीलिंग भाववाचक संज्ञा में ही आती। जितनी भी सारी फीलिंगें होती हैं जिन्हें महसूस किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा में ही आती हैं। जैसे बचपन तो फीलिंग ही है, एक भाववाचक। मिठास, इसमें भी फीलिंग है। क्रोध, खुशी, आपके द्वारा जो फीलिंग से महसूस किया जाता है वो सारी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं में आती हैं। बात समझ में आया कि नहीं? वो कौन सी संज्ञाएं आती हैं? भाववाचक संज्ञाएं में आती हैं। उसमें बताया भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं या कहते हैं। तो जैसा कि अच्छा, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी कुछ पूछता है वो पहले बताता है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, भाव मतलब क्या होता है? फीलिंग। आजकल कहते हैं कि लड़कियां भाव नहीं दे रही हैं, तो समझिए एक फीलिंग ही है यार। बात समझ में आएगी नहीं? लड़कियां लिफ्ट नहीं दे रहे, लड़के लिफ्ट नहीं दे रहे, भाव नहीं दे रहे, कहते ना ता भाव नहीं रखा जाता है, ता भाव नहीं समझ में आता है। तो कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अगली संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे अच्छा, अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता भी है, ठोस और द्रव और गैस। बहुत लोग ऐसे भी पढ़े हैं कि पदार्थवाचक होता है जिसे मापा और तौला जाए, वो भी पदार्थवाचक संज्ञा में आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठोस की जितनी अवस्थाएं सारी होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। द्रव की जितनी अवस्थाएं होती हैं वो सारी कौन सी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। गैस की सारी जितनी अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी संज्ञाएं होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। लिखा भी है जिस समय, जिस तरह परिभाषा लिखा भी है, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो जैसा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। कंटिन्यू पढ़ते रहें। बोलते हैं कि सफलता का कोई मूल मंत्र होता है, सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता है। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी सफलता मिलेगी। जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा परिश्रम होगा। तो आप लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है, अग्निवीर हो गए, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी थोड़ा जल्दी करें। हो सके तो एक वर्ष में या 2 वर्ष के अंदर अंदर ही नौकरी ले लें, क्योंकि सारे वीर बनने के लिए तैयार हैं। पुलिस वीर, अध्यापक वीर, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप हमारे चैनल एग्ज़ाम उदय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसमें बहुत सारी भी चीज़ें अभी बची हुई हैं, जिससे कभी कभी पूछ लेता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे, गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अंडरलाइन शब्द गोस्वामी में कौन सी संज्ञा है? तो ये तो पता है, गोस्वामी व्यक्ति विशेष तुलसीदास जी की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऐसा कुछ पूछता है कि जो भी कुछ इसमें बचा होगा आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, छोटा वीडियो होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, जो आपको कल मिल जाएगा कि अंडरलाइन शब्दों में कौन सी संज्ञा है, अंडरलाइन शब्दों में व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।